ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है राहु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु महाराज सदैव वक्र चलते हैं और मेष राशि से निकलकर 30 अक्टूबर को मीन राशि में आ जाएंगे, जो कि आपके लिए चौथा स्थान बनता है। और यहाँ पर वो रहेंगे मई 2025 के अराउंड मध्य भाग तक। तो ये राहु महाराज का जो 18 महीने का राशि परिवर्तन है, ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए, राहु सबसे अलग ग्रह है। राहु और केतु दोनों नवग्रहों में से बहुत अलग प्रकार के ग्रह हैं। दानव होते हुए भी, दैत्य होते हुए भी, असुर होते हुए भी इनको नवग्रहों में देवता तुल्य स्थान मिला है। इसलिए राहु और केतु अलग हैं। राहु और केतु की कोई राशि भी नहीं होती। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ज्योतिष का, लेकिन जिस भाव में जाते हैं उस भाव का स्वामित्व हर लेते हैं, यानी कि वो भाव कहीं ना कहीं उनके अधीन हो जाता है। इसलिए राहु केतु को इतना स्ट्रॉन्ग ग्रह माना जाता है, क्योंकि जिस भी भाव में जाते हैं कहीं ना कहीं उस भाव का स्वामित्व उनके पास ही होता है। उस भाव के रिजल्ट देना शुरू हो जाते हैं, अच्छे एवं बुरे। राहु को कलयुग में नेगेटिव ग्रह कहना एक बहुत ही गलत चीज होगी। ठीक है, जो ज्योतिष के शास्त्र है कहीं ना कहीं राहु और केतु के नेगेटिव ही इंपैक्ट हर जगह दिखाते हैं, लेकिन जिस समय वो शास्त्र लिखे गए थे लोग इतने मेटलिस्टिक नहीं थे। आज का जीवन भौतिक जीवन है। आज का जीवन, हम कलयुग में रह रहे हैं, हम सब माया के अधीन हैं। सबको पैसा चाहिए, सबको ऐशो आराम चाहिए, सबको लग्जरीज चाहिए, किसको नहीं चाहिए। जो एकदम सात्विक हो गया, जो मोक्ष की तरफ जाता है, केवल वही इन चीज़ों से दूर रह पाता है। अन्यथा हर व्यक्ति को भौतिकता अपने जीवन में पसंद आती है, अच्छी लगती है। और भौतिकता के कारक है, कलयुग के कारक है राहु सबसे स्ट्रांग। और ऐसा ग्रह है राहु जो व्यक्ति के जीवन को रातों रात बदल सकता है। जो सबसे तेज, सबसे अचानक कोई ग्रह रिजल्ट देता है वो राहु महाराज ही है। वो अच्छे हों या बुरे, लेकिन राहु भौतिकता के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट, जैसा मैंने कहा, वो दे सकते हैं। इतने स्ट्रांग ग्रह हैं कि जो नवग्रहों के राजा हैं यानी कि सूर्य, उन पर भी ग्रहण लगा देते हैं। तो आप समझिए कि राहु की पावर कितनी है। कलयुग के सम्राट अगर राहु को कहा जाए तो इसमें कोई भी गलत चीज नहीं होगी। तो राहु आपके जीवन में कई बड़े बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। एक और चीज ये है कि राहु का एक नया काल चक्र शुरू हो रहा है, क्योंकि राहु और केतु को छोड़कर हर ग्रह का जो काल चक्र होता है वो मेष राशि से शुरू होता है, और मेष राशि को पूर्ण करते हुए हर ग्रह ऐसे चलता है और फिर मीन में आकर अपना काल चक्र खत्म कर लेता है। जैसे अभी बृहस्पति इस साल अप्रैल में पंचम भाव में जब आपके आए, मेष राशि में उनका नया चक्र शुरू हुआ, तो पुनः वो मेष राशि में 12 साल बाद आएंगे। वैसे ही राहु का जो काल चक्र होता है वो उल्टा चलता है, क्योंकि उल्टे चलते हैं तो ये राहु का एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है, एक नया काल चक्र स्टार्ट हो रहा है। और जब भी ग्रह का नया चक्र स्टार्ट होता है वो ग्रह अपने रिजल्ट बहुत इंटेंस तरीके से देता है। तो यहाँ पे राहु जब आपके चौथे भाव में आएंगे, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव अवश्य लेकर आने वाले हैं। या राहु कहीं ना कहीं सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में राहु अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति सक्सेस तक पहुंचता ही है। वो कैसे भी पहुंचे, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे तरीके से ही पहुंचेगा, कैसे भी पहुंचेगा। अगर मैं कई बार ये कहता हूं, मैं जब पहले ज्योतिष पढ़ाता था तो मेरी एक लाइन रहती थी कि अगर राहु बली तो व्यक्ति महाबली। तो ये राहु अगर आपके जीवन में अच्छा प्रभाव देना शुरू कर दे तो यकीन मानिए रातों रात व्यक्ति का जीवन बहुत सुधर जाता है भौतिक रूप से। मैं बार बार भौतिक रूप से कह रहा हूँ, इसका कारण पता चलेगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये राहु प्रैक्टिकल बनाते हैं, व्यक्ति को नया सोचने पर मजबूर करते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, परिस्थितियों को भाप जाते हैं। इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, राहु की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति का राहु बहुत स्ट्रांग है तो वो व्यक्ति स्पेकुलेटिव मार्केट से बहुत अच्छा कमाई कर सकता है। मेरे पास कुछ ऐसी कुंडलियां हैं जो लोग सच में स्टॉक मार्केट और इन सब से पैसा कमाते हैं। अधिकतम लोग पैसा गंवाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इससे सच में अर्निंग कर पाते हैं। वो वही हैं जिनका या तो पंचम भाव बहुत स्ट्रांग है, पंचम भाव के स्वामी बहुत स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं राहु का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि ये चीज़ें इंट्यूशन से ही चलती हैं। कहीं ना कहीं प्रोसेस आपको भले आता हो, लेकिन इंट्यूशन के बिना आप यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते, यानी कि स्पेकुलेटिव मार्केट से। तो ये राहु बहुत बदलाव देके आने वाले हैं। इसके साथ ही राहु, जैसा मैंने कहा, जिस भाव में बैठते हैं उसका स्वामित्व ले लेते हैं। चौथे भाव में बैठ रहे हैं आपके, और
उस भाव के स्वामी का भी कुछ रिजल्ट देते हैं। और इसको डिस्पोजिटर कहते हैं इंग्लिश में, कि जिस भाव में है उसके डिस्पोजिटर कौन है, वो बने आपके बृहस्पति महाराज। यानी कि राहु अगले 1.5 साल बृहस्पति महाराज का भी कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य देंगे आपको। तो क्या क्या नकारात्मक क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकता है आपके जीवन में, ये चर्चा करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी धनु है, दोनों के लिए ही यही राशिफल होगा। अलग अलग लग्न से राशि से नहीं बन सकते कि आप बोले कि भाई लग्न राशि से आप बता रहे हैं तो चंद्र राशि से क्या होगा, क्योंकि अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, राहु आपके चौथे घर में ही होंगे। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आपको कहाँ से सटीकता बैठी है। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मेरे हिसाब से मैं हमेशा कहता हूं कि लग्न राशि बहुत सटीकता देती है। तो अगर लग्न राशि कंफर्म है वहां से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं, और उपाय भी अवश्य कुछ बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि है धनु के लिए। तो शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण का। देखिए, राहु महाराज आपके लिए चौथे भाव में आप आकर स्थापित हो जाएंगे। अब चौथा भाव कहीं ना कहीं भौतिक सुख के लिए भी कुछ चीज़ों के लिए देखा जाता है, और इसके साथ ही जो एक मानसिक संतुष्टि होती है, इमोशनल हैप्पीनेस होती है, फीलिंग्स होती है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसा मैंने शुरू में कहा था कि राहु का नया काल चक्र शुरू हो रहा है, तो राहु की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, हर ग्रह राहु और केतु को छोड़कर जब किसी भी राशि में जाते हैं तो पहले वो 0 डिग्री पे आते हैं, और 0 डिग्री से 30 डिग्री तक उनका गोचर रहता है। वो ग्रहों की चाल और गति अलग अलग होती है, लेकिन राहु केतु को छोड़कर ये इस तरह से चलते हैं अनटिल वो वक्री हों। वक्री में उल्टे ही चलते हैं ग्रह। वैसे ही राहु केतु 30 डिग्री पर एक राशि में एंटर करते हैं और 0 डिग्री तक जाते हैं, इसलिए वो प्रभाव अलग तरीके के देते हैं। और जहाँ पर यहाँ पर मैंने कहा कि राहु चौथे घर में आ रहे हैं, उनका नया काल चक्र शुरू हो रहा है। अब जो चौथा भाव है वो किस चीज़ के लिए सबसे पहले देखा जाता है? चौथा भाव प्रॉपर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भी भाव और भी ग्रह होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल राहु की बात कर रहे हैं और प्रॉपर्टी की बात करें, क्योंकि चौथा घर है वहाँ पे। अब देखिए, राहु वृद्धि के कारक हैं। राहु चीज़ों को एक्सपैंड करते हैं। 2 ग्रह हैं जो वृद्धि करते हैं, वो है राहु और बृहस्पति। लेकिन मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि बृहस्पति भी बहुत कुछ दे सकते हैं, वृद्धि के कारक हैं, लेकिन राहु जब देने पे आते हैं तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि राहु कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। राहु एक छाया ग्रह है, लेकिन छाया ग्रह होते हुए भी वो बहुत पावरफुल है, इसलिए राहु की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पर जिनकी आने वाले 1.5 साल में कोई दशा अंतरदशा अच्छी चल रही होगी, मंगल की चल रही होगी, बृहस्पति की चल रही होगी, बहुत हद तक शनि की भी अगर अंतरदशा दशा होगी, तो उनको प्रॉपर्टी में बहुत लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी बनाने के लिए, और वो भी एक नहीं, एक से ज़्यादा, बहुत अच्छे 1.5 साल हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, राहु वृद्धि के कारक हैं और प्रॉपर्टी के स्थान में आ रहे हैं। और क्योंकि अगर चौथा भाव बृहस्पति का ही है, तो अगर आपकी दशा अंतरदशा बृहस्पति की, मंगल की, शनि की, इनमें से कोई भी हो, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं, एक से अधिक प्रॉपर्टी बना सकते हैं। और अगर इनमें से कोई दशा नहीं भी चल रही होगी, फिर भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय बन जाता है। इसके साथ ही फॉरेन में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा समय बन जाता है। और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते थे, यानी कि आप एक प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, आप उसको बेचकर किसी और प्रॉपर्टी में जाना चाहते थे। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि भाई चलो पैसा आ गया थोड़ा सा, एक जो प्रॉपर्टी है उसको बेच दी, उसमें थोड़ा सा पैसा और डालकर कहीं और पे मूव कर गए अच्छी जगह पर। तो उसके लिए भी योग 1.5 साल का बहुत अच्छा है। ये जो भाव है, ये जैसा मैंने कहा कुछ भौतिक सुख अवश्य देता है, उसमें से एक वाहन प्राप्ति भी होता है। तो राहु जब यहाँ पर आएंगे तो वाहन प्राप्ति भी आपको करवा कर जाएंगे। स्पेशली अब भाई जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसके पास बहुत बजट है, वो लोग फिर फॉरेन से कार ढूंढते हैं, क्योंकि राहु फॉरेन के कारक है। तो अगर आपके पास बहुत अच्छा खासा बजट है और आप कोई फॉरेन से कार मंगवाना चाहते हैं इंडिया में, तो उसके लिए भी अच्छा है। और वैसे भी अगर आप अपने आप वाहन प्राप्त करना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी आने वाला 1.5 साल बहुत अच्छा है। इसके साथ ही अपने वाहन को रेनोवेट कराने के लिए, कई लोग होते हैं जिनको बहुत शौक होता है गाड़ियों का, वो मॉडिफिकेशन कराते रहते हैं, बार बार हर 6 महीने में 3 महीने कहीं पहुंच जाते हैं। तो उसका भी बहुत अच्छा अवसर आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, राहु यहाँ पर वाहन पर खर्चा बहुत करवाते हैं। तो अगर आपके पास वाहन है तो आपका खर्चा उस पर बहुत बढ़ने वाला है। ये मान के चलिए आने वाले 18 महीने कहीं ना कहीं आपको अपने वाहन पर
ऑलमोस्ट हर महीने दूसरे महीने पर एक बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। और घर की मरम्मत भी बहुत बार करानी पड़ेगी। घर में हो सकता है आपके सीपेज या कोई सीलन की प्रॉब्लम आ जाए, डैम्पनेस आ जाए, कोई पाइप लीक हो जाए, बहुत तोड़फोड़, बहुत मरम्मत आपको अपने घर में, रेनोवेशन, मरम्मत, इन सब पर आने वाले 1.5 साल के कालखंड में करानी पड़ेगी। राहु विदेश के कारक होते हैं और ये जो भाव है कहीं ना कहीं सेटलमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब चौथे में राहु होते हैं तो व्यक्ति घर से दूर रहता है और विदेश में रहता है। तो ये स्पष्ट है कि अगर आप विदेश जाने के इच्छुक थे, समय बहुत अच्छा है। इसके साथ ही जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं, सेटल इन द सेंस कि वो रह रहे हैं और अब उन्हें पीआर आदि चाहिए था, परमानेंट रेजिडेंस आदि ये सब चाहिए था, तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भाव है ये सेटलमेंट ही दिखाता है। और यहाँ पर राहु का आना, यानी कि अगर आप विदेश में हैं तो आपका जो स्टेबिलिटी है वहाँ पर वो बढ़ने वाली है, यानी कि आपको परमानेंट रेजिडेंस प्राप्त होने वाली है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही यहाँ पर आकर राहु करियर में बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। कारण क्या है, जब राहु यहाँ पे आएंगे तो केतु यहाँ पे अपने आप आ जाएंगे। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जल्दी से वीडियो केतु के भी आ जाए। तो राहु जब यहाँ पे आते हैं तो केतु यहाँ पे आते हैं, केतु बदलाव लाते हैं। और ये जो भाव है चौथा, ये 10वें से सप्तम है, यानी कि आपके रोल बदलने वाले हैं। आप जो भी जॉब करते हैं वहाँ पर आपका रोल आने वाले 1.5 साल में बहुत बदल जाएगा और अधिकतम चांसेस हैं कि अच्छा ही होगा, अगर आप बदलाव के लिए तैयार रहे। अगर आप रिजिड हो गए यहाँ पे कि नहीं मेरा तो काम ये है, मैं यही करूँगा या करूँगी, मान लीजिएगा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राहु केतु हमेशा बदलाव लाते हैं। जो राहु केतु को नहीं समझ पाते, इंडिकेशंस नहीं समझ पाते कि भैया बदलने का समय है अपने आप को, तो वो व्यक्ति कभी भी राहु केतु का प्रभाव अच्छा नहीं झेल पाते, बस कोसते रह जाते कि राहु बुरा, केतु बुरा, शनि बुरा। ग्रह समझाते हैं आपको, आप कितना समझ पाते हैं कि हाँ भाई बुरा टाइम आ रहा है। अधिकतम मैं देखता हूँ कुंडली में क्या होता है कि मेरे पास कुंडली आती है, 2 साल पहले, 3 साल पहले दशा कोई खराब स्टार्ट हो गई, 3 साल चले गए, करोड़ों लुटा दिया, फिर आते हैं कि भाई आप बताओ क्या करें। अब हम क्या कर सकते हैं उसके बाद? ज्योतिष इंडिकेशन पहले देते हैं, आपको दिख रहा है कि आपके लॉसेस हो रहे हैं तो उस समय तो कुंडलियाँ दिखाइए। तो वैसे ही राहु और केतु इंडिकेशन देते हैं कि भाई जिस भाव में जा रहे हैं, जिन भावों को प्रभावित कर रहे हैं, उनसे संबंधित आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपकी मूवमेंट बहुत स्टार्ट हो जाएगी। आपको अगले 1.5 साल में कई जगहों पर यात्रा करनी पड़ेगी, विदेश में या देश में, और एक जगह पर स्थिरता नहीं रह पाएगी। अगर हाउसवाइफ भी है तो कभी इधर कभी उधर, कभी अपने मायके, कभी ससुराल, कभी कहाँ काम करते हैं तो भी उसके लिए इधर उधर आपको बहुत भागना पड़ेगा। तो राहु एक जगह पर आपको स्थिर नहीं रखेंगे, स्थिरता की कमी थोड़ी सी देंगे। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा ये विदेश का स्थान होता है। जो लोग विदेश से संबंधित काम भी करते हैं उनको भी बहुत लाभ यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। शास्त्र कहते हैं कि राहु जब चौथे घर में होता है व्यक्ति राजा का बंधु बन जाता है। यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति को या तो गवर्नमेंट से कुछ लाभ होते हैं, यदि आप सरकारी जॉब करते हैं तो उनको भी लाभ होता है, और कहीं ना कहीं अपने बॉसेस से संबंध या मैनेजमेंट से संबंध थोड़े बेटर होना शुरू हो जाते हैं अगर आप प्रयास करते हैं तो। अगर आप डिप्लोमेटिक रहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अगर आप परिस्थितियों को भांप जाते हैं जो आप कर पाएंगे राहु के कारण, तो यकीन मानिए यूजुअली धनु के थोड़े से बॉसेस से संबंध खराब रहते हैं, क्योंकि बहुत सीधा बोल देते हैं। इनका मेन नेगेटिव पॉइंट नहीं कहूँगा, इनका ये आदत होता है, ये एकदम स्पष्ट बोल देते हैं कि भाई जैसा है वैसा, और वो चीज़ कार्य क्षेत्र में बहुत बार नेगेटिव इन पर प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो गए, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना व्यक्तित्व बदल दीजिए, लेकिन थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना आज के टाइम में बनता है, थोड़ा चीज़ों को शुगर कोट करना बनता है। तो वो अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में ला पाए तो आपके लिए कहीं ना कहीं आने वाला समय अच्छा है, और थोड़ा रिकॉग्निशन भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। राहु का यहाँ पर होना, जैसा मैंने कहा शुरू में जब मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था कि भौतिक सुखों की बहुत प्राप्ति करवा सकते हैं, लेकिन ये भाव इमोशन का है, और राहु यहाँ पर आकर आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करेंगे। राहु व्यक्ति के भावों को बहुत नष्ट कर देते हैं, और यहाँ पर आकर जैसे ही राहु आपके यहाँ पे चौथे स्थान में आएंगे, आपको मानसिक लेवल पर बहुत प्रॉब्लम्स देने वाले हैं। आप परेशान रहेंगे, आप डिस्कंटेंट रहेंगे, आप पुरानी बातों को सोचेंगे, आप बोलेंगे कि क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। ये भाव बहुत ज़्यादा आने लगेगा। मैं आपको एक तरह की वार्निंग दे रहा हूँ कि देखिए राहु माया है, राहु आपको भ्रमित करते हैं। अच्छा खासा भी जीवन चल रहा होता है ना, मैं देखता हूँ कि जब चौथे घर में या चंद्रमा के ऊपर राहु का गोचर होता है,
व्यक्ति अपने अच्छे खासे जीवन को खराब कर लेता है। या तो वो दूसरे लोगों के प्रति आकर्षित हो जाता है, दूसरे लोगों की बातों में आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी आपको लानी पड़ेगी। आपको राहु बहुत डिसकंटेंट करेंगे। आप भले ही एक बड़े बंगले में रहते हो, आप भले ही आपके पास 4 गाड़ियां हों, आपको राहु ये प्रतीत करवाना शुरू कर देंगे कि भाई आपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। मानसिक लेवल पर आपको राहु बहुत भ्रमित करने वाले हैं, इमोशंस बहुत भ्रमित करने वाले हैं। तो अपने इमोशनल हेल्थ पर सबसे ज़्यादा आपको काम करना है, क्योंकि मैं हर बार बताता हूँ ये मायावी हैं। जो व्यक्ति उल्टे सीधे कार्य करता है ना, आपने देखा होगा आसपास कभी कि बहुत सज्जन व्यक्ति था या बहुत अच्छे कार्य करता था, अचानक से किसी ऐसी चीज़ में उसका नाम आ गया जो उससे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। वो कहीं फ्रॉड में फंस गया, वो किसी गलत संगत में फंस गया, उसने किसी को धोखा दे दिया। कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते। वो तभी होता है जब राहु का प्रभाव होता है, क्योंकि राहु रातों रात चीज़ों को बदल देता है। तो अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा। राहु चौथे घर में व्यक्ति को बहुत कामुक बनाते हैं, कामुकता बहुत ज़्यादा आ जाती है व्यक्ति के अंदर। तो थोड़ा सा, मैं कभी भी नहीं कहता कि कामुकता को रोकिए, क्योंकि वेग होता है ये। जो व्यक्ति अपने कामुक भावों को रोकने का प्रयास करता है वो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। ये वेग होता है, हाँ, या तो उत्पन्न ही नहीं हो, आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं सात्विकता के कि आप का ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन कामुकता के वेग को जो रोकता है वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट रहता है। तो जो एक कामुकता है या जो ऊर्जा है, इसको थोड़ा सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही में राहु चौथे घर में व्यक्ति को आलसी भी बनाते हैं। बहुत आलस्य आपके अंदर आ जाएगा, आपकी संगत खराब होना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि राहु जैसे ही चौथे घर में आएंगे, आपके इर्द गिर्द गलत प्रकार के लोग आना शुरू हो जाएंगे। जो अच्छे लोग हैं वो आपका साथ देना शुरू कर दे, आपका साथ छोड़ना शुरू कर देंगे, और गलत प्रकार के, जिनकी हरकतें थोड़ी नीच तरह की होंगी, जो आपको गलत चीज़ों के प्रति आकर्षित करेंगे, जो आपको गलत चीज़ों के प्रति लेके जाएंगे, उन लोगों की संख्या जो है ना वो आपके आसपास बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर भी बहुत चौकन्ने रहना है। जो लोग आपको प्यार करते हैं उनकी बातें आपको समझ नहीं आएगी, उनकी बातें आपको बुरी लगेंगी, और जो आपकी तारीफें करते हैं और फिर आपका नुकसान करवाते हैं, ऐसे लोग आपको पसंद आना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने संगत पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कई नेगेटिव प्रकार के, गलत प्रकार के, अनसोशल प्रकार के लोग आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। राहु जब चौथे घर में आते हैं तो व्यक्ति की माता जी को भी कष्ट होता है। माता जी को वात रोग होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, यानी कि उनको बॉडी में पेन शुरू हो जाएगा, टांगों में पेन शुरू हो जाएगा, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा। वात रोग तो खैर, जब हम वात पित्त कफ की बात करते हैं आयुर्वेद में ये 3 चीज़ें, लेकिन एक ही वात से कई प्रकार के रोग होते हैं। तो जैसा मैंने कहा, इंडिकेशन थोड़ी इस तरह की, आपकी माताजी की सेहत खराब होना शुरू हो जाएगी। और शास्त्र तो ये तक कहते हैं कि राहु का चौथे घर में आना पिताजी की सेहत को भी खराब करता है, क्योंकि राहु एक असुरी ग्रह है, तो नवम भाव से क्योंकि अष्टम में है, तो पिताजी की सेहत भी अचानक बिगड़ेगी। अगर इंडिकेशंस आ रहे हैं, अगर आपका धनु लग्न है, धनु राशि है, कि आने वाले टाइम में दोनों ही माता पिता की तबीयत खराब हो रही है, ध्यान दीजिएगा उनके नाम से महामृत्युंजय अनुष्ठान अवश्य करवा लीजिएगा। और क्योंकि ये स्थान तीसरे भाव से भी दूसरा है, यानी कि भाई बहन का मारक स्थान है, तो यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि राहु, अगर घर का कोई बहुत वृद्ध इंसान होता है, कभी कभी मैं देखता हूँ कि हाँ, मेरे पास कुंडली आई है 2-3, कभी कभी अधिकतम लोग अपने पूरे परिवार की दिखाते हैं, पहले एक दिखाते हैं फिर सारे दिखाते हैं। तो राहु की अगर दशा अंतरदशा सबकी कुंडली में चल रही है, दशा या अंतरदशा, तो कहीं ना कहीं घर के जो वृद्ध सदस्य हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके कोई घर में वृद्ध सदस्य है, 60 से पार कर चुका है, 65 पार कर चुका है, तो उनका ध्यान इस समय में, अगले 1.5 साल में बहुत ज़्यादा दीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर राहु व्यक्ति को अपने घर वालों से भी दूर करता है। इमोशनल लेवल पर आप देखेंगे कि आप इमोशनल लेवल पर अपने घर वालों से बहुत दूर होना स्टार्ट कर देंगे। इस पर भी थोड़ा नियंत्रण रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो राहु दूरी उत्पन्न करेंगे वो आपको बहुत दूर उनसे ले जाएंगी, और फिर वो बाद में चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान अवश्य अपने इमोशनल लाइफ पर, अपनी फैमिली लाइफ पर, इन सब पर आपको अवश्य देना है। यहाँ पर राहु बैठकर व्यक्ति को, जैसा मैं कहता हूँ, शास्त्र पुरुष प्रधान है, तो कहते हैं कि पुरुष की 2 शादियाँ होती हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आप ऑलरेडी मैरिड थे और आपका डाइवोर्स हो गया, कुछ कारण से अब आप सिंगल हो गए, तो सेकंड मैरिज का योग यहाँ पर राहु बना देते हैं। लेकिन ये दोनों पर ही लागू होता है, अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, दोनों पर ही ये चीज़ लागू अवश्य होगी। जैसा मैंने कहा था कि राहु बृहस्पति का प्रभाव भी देंगे, तो बृहस्पति आपके लिए चौथे घर के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी, यानी कि जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे।
पावर, अथॉरिटी, पैसा सब कुछ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं। और आपका पूरा रोल जीवन का बदल जाएगा। बहुत बड़े बदलाव धनु को अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। भौतिक जीवन में आगे अवश्य बढ़ेंगे। लेकिन यही बृहस्पति पुनः चौथे घर के स्वामी बन जाते हैं, तो वही इमोशनल लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आने वाली है, उसके लिए तैयार रहिएगा। और ये जो बृहस्पति का गोचर है वो हम देखें तो अगले 1.5 साल, वो अगले मई 2024 तक पंचम भाव में रहेंगे। तो जो लोग संतान प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे थे, समय अच्छा है। एब्रॉड एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे, समय अच्छा है। और इसके साथ ही अगर शेयर मार्केट समझना चाहते थे, स्टॉक मार्केट समझना चाहते थे, उनके लिए भी समय अच्छा है। और उसके बाद जो बृहस्पति का गोचर होगा मई 2024 के बाद, क्योंकि राहु थोड़ा बहुत उनका रिजल्ट भी देंगे, तो वो होगा छठे घर में, यानी कि कॉम्पिटिशन, अपने दुश्मनों को हराने के लिए, लीगल बैटल्स में जीतने के लिए वो समय अच्छा होगा। तो राहु महाराज यहाँ पर बृहस्पति का भी प्रभाव आपको अवश्य देने वाले हैं। ये जो स्थान है चौथा, ये लग्न से भी चौथा घर है, यानी कि आपके इमोशंस में, आपके इमोशनल लाइफ में बहुत बदलाव आने वाला है। आप देखेंगे कि आप जिस व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते थे या बहुत पसंद करते थे, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की कमियां आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। और वो शायद आपके लिए अच्छा भी हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग मुखौटा पहनते हैं। और ये राहु जब यहाँ पे आते हैं तो व्यक्ति को इमोशनली चीज़ों को एनालाइज करने का भी मौका देते हैं। वो व्यक्ति जो हमें सिर्फ अच्छा ही जिसका दिखता था, उसकी नेगेटिव चीज़ें भी दिखना शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद हम एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ, ये हमारे जीवन में रहने लायक है या नहीं है। मैं बता चुका हूँ कि 10वें से सप्तम स्थान है, तो आपका कार्य क्षेत्र में रोल चेंज होगा। ये जो भाव है, ये दूसरे भाव से तीसरा भाव है। तो आप अपने इनकम के सोर्स में जो भी बदलाव लाना चाहते थे, पैरेलल इनकम स्टार्ट करना चाहते थे, क्योंकि राहु वृद्धि है और ये धन स्थान है, तो जब यहाँ पर वृद्धि होगी, यानी कि आप अपने और ये तीसरा भाव बन जाता है दूसरे से, तो आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो बहुत चांसेस है कि आने वाले टाइम में आपके धन कमाने के सोर्सेस में वृद्धि हो सकती है। आप जो पैरेलल इनकम बहुत लंबे समय से करना चाह रहे थे अपने जीवन में, वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। जो चौथा भाव है, ये सप्तम से 10वां है, यानी कि आपके पति या पत्नी की इनकम अवश्य बढ़ने वाली है। वो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको लाभ होगा। और हो सकता है उनको विदेश से भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन राहु यहाँ पर बैठकर इन लॉ से संबंध बहुत बिगाड़ते हैं। यकीन मानिए, आने वाले 1.5 साल में आपके इन लॉज आपको अपने शत्रु की तरह लगने लगेंगे। आप कितना भी अच्छा कर लें, आपके इन लॉज आपकी इमेज खराब करेंगे, आपके नेगेटिव पॉइंट्स उजागर करेंगे और आपके पति या पत्नी के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अपने इन लॉ से थोड़ा सा बच के रहिएगा। मैं ये नहीं कहता कभी भी कि इन लॉ से संबंध तोड़ें, लेकिन जब विवाह हो जाता है तो आप और आपके लाइफ पार्टनर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन लॉज ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी बताना पड़ता है कि ये आपकी बाउंड्री है, इसके आगे प्रवेश नहीं करना, अगर आज के टाइम में शादी को सर्वाइव करवाना है तो। क्योंकि इन लॉज के कारण भी शादीशुदा जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और उसकी यहाँ पे संभावना थोड़ी बहुत दिख रही है। तो ओवरऑल ये चीज़ें आपके लिए ठीक दिख रही हैं। मैरिड लाइफ ठीक ठाक सी रहेगी, इन लॉज के इन्वॉल्वमेंट को अगर आपने कम कर लिया। लव लाइफ में देखिए मन बहुत डिसकंटेंट रहेगा, क्योंकि पंचम भाव पर प्रभाव बृहस्पति के द्वारा आ रहा है, जैसे मैंने कहा डिस्पोजिटर है उसके। तो आप अगर रिलेशनशिप में, आप खुद देखेंगे नवंबर के बाद आपको लगने लगेगा कि शायद मैं गलत रिलेशनशिप में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। वो रिलेशनशिप में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ला सकता है। स्टूडेंट्स के लिए तो जैसा मैं कह चुका हूँ कि अच्छा है, धन प्राप्ति के बहुत योग बनेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या राहु की दृष्टि होती है। राहु और केतु की दृष्टि एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ज्योतिष का। मैं पहले बता चुका हूँ, ज्योतिष में कई कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ज्योतिष कोई छोटा सा शास्त्र है, ज्योतिष में लाखों पुस्तकें हैं और ज्योतिष अध्ययन का विषय है, ज्योतिष विश्लेषण का विषय है, ज्योतिष साधना है, ज्योतिष विद्या है, ज्योतिष विज्ञान नहीं है। मैं कभी नहीं मानता कि ज्योतिष विज्ञान है। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन विज्ञान नहीं है, विद्या है। तो ज्योतिष में कई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से एक है कि क्या राहु की दृष्टि होती है। तो हाँ, मेरे हिसाब से पंचम और नवम दृष्टि होती है। कई शास्त्र इसको मानते भी हैं, कई शास्त्र से उत्तर कालामृत और कई ऐसे शास्त्र जो कहते हैं कि जैसे बृहस्पति की दृष्टि है वैसे ही राहु और केतु की भी दृष्टि है। क्योंकि ये तो हर शास्त्र मानता है कि राहु जहाँ से भी बैठते हैं, जहाँ पर भी बैठते हैं, वहाँ पर अपने त्रिकोण स्थानों को अवश्य प्रभावित करते हैं और सप्तम दृष्टि तो उनकी होती ही है।
तो अब राहु की दृष्टि की बात करते हैं। राहु की पंचम दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, प्रॉपर्टी के स्थान में बैठे, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिल सकता है, कुछ ना कुछ प्राप्त हो सकता है, घर वालों से मदद मिल सकती है, और अगर आप रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं तो उसमें लाभ होगा। रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छी समय है ये। और तंत्र विद्या सीखने के लिए, तंत्र विद्या बहुत अपने आप में विशाल चीज़ है। तंत्र विद्या वो नहीं होती कि माथे पे तिलक लगा लिया और मुंड माला पहन लिया और तांत्रिक हो गए, नहीं, तंत्र अपने आप में विशाल है। तो तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, साधनाएं, ज्योतिष, ऑकल्ट, इनको सीखने के लिए समय बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव अष्टम पर बहुत अच्छा बताया गया है, या फिर इवन बैठते भी है ना राहु अष्टम में, तो कई शास्त्र कहते हैं, मेरा भी मानना है कि वो अनिष्ट को हरते हैं। तो ये प्रभाव अष्टम पर बहुत अच्छा रहेगा। राहु की दृष्टि 10वें पर, ये पुनः मैं कहूँगा कि अगर जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, एमएनसी में काम करते हैं उनके लिए अच्छा है, और कार्य क्षेत्र में वृद्धि होकर ही रहेगी, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़कर ही रहेंगे। लेकिन केतु यहाँ पर होंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर बदलाव नहीं ला पाए, अपने आप को ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रख पाए, तो ये यकीन मानिए वो कितने भी अपॉर्चुनिटीज आ जाए उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो राहु का 10वें पे प्रभाव कार्य क्षेत्र में आगे आपको अवश्य बढ़ाने वाला है। राहु की 9वीं दृष्टि 12वें स्थान पर। अब आपको और क्या चाहिए? विदेश के कारक हैं, विदेश के भाव को देख रहे हैं, तो विदेश जाने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बन जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग जो धनु वाले हैं वो विदेश जाना चाहते हैं, कई लोग होते हैं विदेश जाना चाहते हैं, कई लोग होते हैं नहीं जाना चाहते। तो जो लोग जाना चाहते थे और अगर यहाँ पर कोई दशा अंतर्दशा भी सपोर्टिव हो गई तो विदेश में जाने के आपके योग बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। इसके साथ ही ये जो भाव है और ये जो भाव है, ये दोनों एक मोक्ष स्थान भी है, लेकिन राहु के जब हम बात करते हैं तो मोक्ष की ज़्यादा बात नहीं करते, वो केतु के पीरियड में ज़्यादा बात करेंगे। राहु कहीं ना कहीं अंत से आरंभ दिखाता है, तो ये भाव जहाँ मोक्ष का है ये अंत का भी है, और यही भाव जहाँ मोक्ष का है ये अंत का भी है। तो आपके जीवन में कई चीज़ों का अंत होगा अच्छे के लिए, और एक नई साइकिल आपके जीवन में, एक नई गति आपके जीवन में आएगी, कई मुश्किलों का अंत होगा और एक तरह से जीवन का एक नया आरंभ हो सकता है। तो धनु के लिए मुझे अधिक चीज़ें अच्छी दिख रही हैं ये भाव, लेकिन खर्चों का भी होता है, एक्सपेंसेस, और ये वृद्धि के कारक है महाराज राहु महाराज। खर्चे तो आपके वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं धनु के, अब यहाँ पर तो खर्चे अनियंत्रित होने वाले, लेकिन जैसा मैंने कहा कि खर्चे तभी अनियंत्रित होंगे जब पैसा भी बढ़ेगा। तो धन आपका बढ़ने वाला है, लेकिन खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करके रखेंगे तो अच्छा होगा। सेहत की बात करें तो देखिए आपको सांसों की प्रॉब्लम बहुत रहेगी। अगर ऑलरेडी कोई विकार है ऐसा, आपको कुछ भी अस्थमा आदि है, ब्रोंकाइटिस है, कुछ भी ऐसा है, बहुत ध्यान दीजिएगा। महिलाओं में स्पेशली कहूँगा, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की जो संभावना है थोड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली हमारे देश में। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगले 1.5 साल वो चीज़ें डायग्नोज हो सकती हैं, बहुत ध्यान देना है। और कफ रोग बहुत तरह से आपको तंग करेंगे, आपको इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, और स्लीप डिसऑर्डर बहुत रहेगा। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आपका धनु लग्न है या धनु राशि है, दोनों में ही एंग्जाइटी भरपूर मात्रा में होती है, और जब राहु इमोशंस के स्थान में आएंगे एंग्जाइटी बहुत बढ़ने वाली है। तो अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, मेडिटेशन कीजिएगा, काउंसलिंग भी ले सकते हैं, दवाइयों से बचिएगा। अगर राहु चौथे घर में है और आपने एंटी डिप्रेसेंट्स और ये लेना शुरू कर दिया, यकीन मानिए जीवन भर उस चक्र से नहीं निकल पाएंगे। तो योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कुछ भी कीजिए, अपने आप को एंग्जाइटी और इमोशनल जो हेल्थ है उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। तो ये सारे प्रभाव मेरे हिसाब से हो सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए राहु महाराज के उपाय थोड़े विस्तृत होते हैं क्योंकि 1.5 साल का गोचर है, तो कब से कर सकते हैं? जब भी वीडियो देखें, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट समय आ चुका है। जब भी वीडियो देखिए उसके अगली बार से, अगले हफ्ते से, या जब भी आपको समय मिले स्टार्ट कर सकते हैं। पहला उपाय आपको 3 शनिवार करना है। यह है कि आपको किसी भी दुर्गा देवी के मंदिर में कुछ भी या किसी भी देवी माँ के मंदिर में कुछ भी श्रृंगार का सामान दान करना है। देवी माता के मंदिर होते हैं, वहाँ पे श्रृंगार के सामान दान आप कर सकते हैं, और साथ ही में आपको चीनी का दान करना है। इसके साथ ही दुर्गा चालीसा का भी आपको 5 बार पाठ करना है। दूसरा उपाय आपको शिव मंदिर में करना है। आपको शिवलिंग के पास जाना है, एक पात्र में आपको जल लेना है, दूध लेना है, घी लेना है और शहद लेना है। ये 4 चीज़ें मिलानी है, इससे अभिषेक करना है, और अभिषेक करने के बाद ओम नीलकंठाय नमः और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये भी आपको 3 शनिवार करना है। और इसके साथ ही वृद्धाश्रम में भी कुछ सेवा
वो दक्षिणा के द्वारा कर सकते हैं, या जैसे भी आपको लगे वो भी 3 शनिवार करना है। ये कर लेंगे तो राहु महाराज के सकारात्मक प्रभाव बढ़ेंगे, नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।